आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पे महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। जो ये अर्थव्यवस्था है, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व शब्द प्रयोग होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 3रा स्थान है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका व रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण पूर्ति और मांग द्वारा होती है। रखो और निकलो नीति पूंजीवाद की समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग प्राइवेट अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण दोनों लोगों का होता है, यानी निजी क्षेत्र का और सरकारी क्षेत्र का, दोनों का। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, वही जो अभी बताया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध होता है। बंद अर्थव्यवस्था वहाँ की होती है जहाँ पर आयात और निर्यात दोनों को ही बंद कर दिया जाता है, ना ही कुछ आएगा ना ही जाएगा। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है 1990 से। मानव विकास सूचकांक का आकलन का जो आधार है वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग प्रकाशित करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एसडीआर 2021 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का 132वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक ये 2021 की इंडेक्स है, जिसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था और दक्षिण सूडान ये अंतिम स्थान पर था। दोस्तों, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कंटेंट को दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, उनको आप देख सकते हैं, जो आपको आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन से। द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण क्षेत्र से, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति आदि से। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल आदि चीज़ें आती हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग धंधे, तृतीयक क्षेत्र सेवा सेक्टर कहलाता है, जिसका योगदान ये क्रमशः दिया गया, ये वैरी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि तृतीयक क्षेत्र का ही योगदान है जीडीपी में। भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र या सर्विस सेक्टर का है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गई थी, 20 रुपये थी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
एक सवाल और भी बहुत पूछा जाता है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में VKRB राव द्वारा की गई थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP होता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। जैसा कि अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान भारत में तृतीय क्षेत्र का यानी कि सर्विस सेक्टर का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सरल घरेलू उत्पाद है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष के दौरान उसकी सीमा के अंदर कुल जो उत्पादन होता है वो चाहे वस्तुओं और सेवाओं द्वारा ही क्यों ना हो, उसे हम लोग GDP कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने से निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है, NNP जिसे कहते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र CSO ने 1956 में जारी किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता रहता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ये आंकड़े जो हैं शायद 2021-22 के हैं, तो हो सकता है ये वेरी करें। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। गरीबी से आशय है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। देखिए ये जो आंकड़े हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला, ये करंट का भी टॉपिक है, तो करंट के वीडियो में हम कवर करते रहते हैं, तो हो सकता है ये वेरी करे। बाकी जो हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल हैं वो सभी ठीक है। गरीबी से आशय है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन आधार न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय है। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है, जो क्रमशः 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में व C रंगराजन समिति
2012 ये गरीबी निर्धारण से संबंधित है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया था। भारत में वर्तमान में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र का संबंध व्यक्तियों के आय निर्धारण का चित्रीय प्रदर्शन से है। गिनी गुणांक ये आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मापन किया गया। ये $1.25 प्रतिदिन आय से, यानी विश्व बैंक द्वारा ये निर्धारित किया गया कि गरीबी रेखा में वो लोग आएंगे जिनकी आय $1.25 प्रतिदिन से कम हो। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में अपनाया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से की गई थी। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुई थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जारी करता है, NSSO। अदृश्य, प्रच्छन्न, छिपी, ये तीनों ही शब्द एक ही हैं। अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में 1 फरवरी 2008 को लागू की गई थी। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य 100 दिनों का रोजगार देना है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को होती है। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है, यानी कि देश में फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 में किया गया, यानी जो हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 280 है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 झा में है, जबकि वित्त आयोग का गठन 280(1) के तहत है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 5 होती है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 तक है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 फरवरी 2003 में। इसको श्यामा प्रसाद गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में योजना का स्वरूप जो है वो मिश्रित है। भारत में योजना का जो स्वरूप है वो मिश्रित टाइप का है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार M विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
पुस्तक को एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा था। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता इन्हीं ही कहा जाता है, यानी एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। गांधी योजना को श्री मन्ना रायण ने 1944 में तैयार किया था। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुई थी 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने, ये जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित की गई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की जगह इस समय नीति आयोग का गठन है। योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो हिंदी में नाम है, ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आता है, यानी इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी अब नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और परामर्शदात्री भी है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एनडीसी का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद को ही जाना जाता है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव नीति आयोग का सचिव होता है। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम रूस ने अपनाया था, यानी कि सबसे पहले आर्थिक नियोजन की बात रूस देश में की गई थी। आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रूस से प्रेरित किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 61 तक पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि वीडियो में हम जितना भी कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक है और कोई बकवास नहीं होती। आप बहुत कम समय में 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे में एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेते हैं जो आजकल बहुत कम ही मिलता है देखने को। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पे नए रहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इनको आप लोग जितना हो सके उतना देखिए। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को देख के ही भी अपना तैयार कर सकते हैं। आप अगर पहले से तैयार हैं तो इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना दूसरी योजना कार्यकाल में ही की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 था। यह सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक की सबसे असफल योजना भी यही रही थी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल थी।
क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो विकास का लक्ष्य था, यानी विकास दर 5.6% रखी गई थी, जबकि प्राप्ति हुई थी 2.8% की। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण थे, यानी भारत पाक का युद्ध था 1965 में और भारत चीन युद्ध ये 1962 में। इसके साथ ही भयंकर अकाल भी पड़ा था, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तृतीय या 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती योजना अवकाश की, जिसका टाइम था 1966 से 1969 तक। योजना अवकाश की अवधि भी इसे कहा जाता है, यानी कि 1966 से 1969 तक। चतुर्थ योजना की अवधि 1969 से 74 तक थी। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल योजना ही इसे कहते हैं, यानी कि गाडगिल योजना चतुर्थ योजना कहलाती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ योजना काल में ही किया गया था, यानी 1969 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। 5वीं योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी, या इन्होंने ही तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को DP धर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो निर्धनता उन्मूलन था और आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना 5वीं थी, यानी एक पूर्व पहले ही समाप्त कर दी गई थी, 1 वर्ष पहले ही। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में शुरू हुई थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए थे। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी NMNP लागू हुआ था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। अनवरत योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। इसका कार्यकाल पूछा जाता है, तो ये 1978 से 80 तक था, यानी 5वीं योजना के बाद। अनवरत योजना देन है गुन्नार मेडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रेश थे। अनवरत योजना गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। छठी योजना के कार्यकाल के दौरान, यानी 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उसी में शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड भी याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। छठी योजना ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका कार्यकाल तो वही है जो पहले है, 1980 से 85 के बीच में। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन करना और गरीबी का निवारण करना। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEPG कार्यक्रम लागू किए गए थे। ये सभी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना कार्यकाल में शुरू की गई थी। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 तक थी। इंदिरा आवास योजना 85-86 में। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को प्रारंभ की गई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई थी। नेहरू रोजगार योजना ये अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुई थी। 7वीं योजना के दौरान ही। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था और यह तैयार की गई थी
जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। 8वीं योजना का विकास दर और लक्ष्य दर की प्राप्ति जो थी, लक्ष्य था 5.6% का, जबकि प्राप्ति हुई थी 6.8% की, यानी ये सबसे सफल योजनाओं में से एक थी। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी, 8वीं योजना के समय ही। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरू की गई थी, ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास करना था। 10वीं योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अब तक की सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% था एवं प्राप्ति 7.6% हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 तक थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास करना था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। लेकिन इसी योजना के दौरान ही योजना आयोग के गठन को समाप्त किया गया, यानी जो ये था योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना था। 12वीं योजना के आर्थिक वृद्धि दर, लक्ष्य और प्राप्ति जो क्रमशः थे कि इसका जो टारगेट रखा गया था वो 8% जीडीपी में वृद्धि, जबकि 7.6% प्राप्त हुई थी। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में किया गया था। आर्थिक नीति 1991 में भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत 1991 में ही हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल थे जिसमें सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर किया गया। आने वाले अगले वीडियो में इसके जो शेष सवाल बचे हैं, शेष टॉपिक बचा है, उसको पूरा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।